ऑनलाइन वीडियो की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। इस ऑनलाइन वीडियो को सुचारू रखते हुए, इस श्रृंखला को सुचारू रखते हुए आज हम बीए थर्ड ईयर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत छायावाद का अध्ययन कर रहे हैं। हम पिछले वीडियो में छायावाद की परिभाषा के बारे में पढ़ चुके हैं, छायावाद के शब्द के उद्भव के बारे में पढ़ चुके हैं और अब जो हमारा क्रम चल रहा है वो चल रहा है प्रमुख छायावादी कवियों का, जिसके अंतर्गत हमने इसके जो प्रमुख कवि हैं, सबसे पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में हमने अध्ययन प्राप्त किया। इससे आगे बढ़ते हुए अब जो दूसरे अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में हम सामान्य अध्ययन प्राप्त करते हैं। निराला जो छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, छायावाद का मजबूत आधार जिनको कहा जाता है, इनका जन्म 1896 में हुआ और इनकी मृत्यु 1961 में हुई थी। जो निराला जी हैं वे अपनी जिजीविषा के कारण, अपने संघर्ष के कारण और जीवन में घटी हुई घटनाओं से वे एक ऐसा रूप लेकर हमारे सामने आते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि ये ओज का कवि है, ये परिवर्तन का कवि है और इसकी जो मन की जो भावनाएं हैं वे इसके काव्य में कहीं ना कहीं हमें दिखाई देती हैं। तो इस प्रकार से जो निराला जी हैं वे छायावाद में और इसके बाद प्रगतिवाद में ये लगातार इनका जो साहित्यिक जीवन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बना रहा है। अब इनके बारे में आज हम अध्ययन प्राप्त करते हैं। जन्म है 1896 में और मृत्यु हुई है इनकी 1961 में। अब आगे इनके बारे में देखें, इनकी रचनाओं के बारे में। तो इनकी जो रचनाएं हैं उनमें देखें हम, तो इनकी रचनाएं हैं प्रमुख, देखिए अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। देखिए ये इनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं जिनमें देखते हैं हम अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते। इनमें अभी विभाजित रूप में देखें तो जो अनामिका, परिमल और गीतिका जो हैं ये इनकी छायावादी रचनाएं हैं, छायावाद के युग में जो लिखी गई हैं। और तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते जो हैं वे छायावाद के युग के बाद प्रगतिवाद में इनको गिना जाता है। तो छायावादी जो प्रकृति प्रेमी जो इनका मन था वह छायावाद में अलग रूप में हमें दिखाई देता है और उसके बाद इनकी जो लोगों के प्रति, लोगों को जागृत करने के प्रति जो इनकी भावनाएं हैं वो हमें प्रगतिवाद में इनकी दिखाई देती हैं। तो इनकी दोनों ही प्रकार की रचनाओं के बारे में हम देख रहे हैं कि पहली जो रचनाएं हैं ये जो हैं छायावादी रचनाएं हैं और ये इनकी प्रगतिवादी काव्य कृतियां हैं। आगे इनका देखें, इनके बारे में देखें, अध्ययन प्राप्त करें तो क्या है। देखिए हमारे कोर्स में, हमारे सिलेबस में हमें दिया है राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा अनामिका में संकलित कविता है। देखिए इनकी रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, काव्य रचनाएं हैं, काव्य ग्रंथ हैं इनके। और अब हम आगे इनके बारे में तथ्य और अध्ययन करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सिलेबस में, हमारे बीए फाइनल के सिलेबस में हमें पढ़नी है इनकी राम की शक्ति पूजा। तो देखिए राम की शक्ति पूजा जो कविता है वह अनामिका में संकलित कविता है। राम की शक्ति पूजा कौन से काव्य संग्रह में है? अनामिका में है। अगला देखें हम, आगे तथ्य देखें। निराला
सॉरी इधर नहीं दिखे, इसको मैं मिटाकर ऊपर से देखते हैं कि निराला जो हैं, निराला ओज वह विद्रोह के कवि हैं। कवि हैं। हम देखें जो निराला हैं वो किसके, ओज, वीर, उद्दत, जो मतलब यानी कि अपने ऐसे विचार जो क्या हैं, हमें देश के प्रति, अधिकारों के प्रति, हमारे शोषण के प्रति हमें क्या करते हो, जागरूक करते हो। तो ये ओज के कवि हैं। निराला ओज व विद्रोह के कवि माने जाते हैं। ठीक है, आगे देखें, इनकी एक कविता है सरोज स्मृति। निराला जी की एक कविता है सरोज स्मृति। सरोज स्मृति को हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। देखिए सरोज स्मृति क्या था, इनकी कविता है सरोज स्मृति। यह भी किसमें है, अनामिका में है। सरोज स्मृति, इनकी जो पुत्री थी सरोज, उसके चले जाने के बाद उसकी स्मृति में इन्होंने जो अपनी मन के भावनाओं को, अपने उद्गारों को जो प्रकट किया है, वो किस रूप में प्रकट किया है, सरोज स्मृति के रूप में। और इसे हिंदी का शोक गीत कहा जाता है। बहुत ही मार्मिक और अपने बेटी के प्रति एक ऐसी समर्पित रचना है जिसमें इनके जो भावनाएं हैं, इनकी जो जीवन की जो घटनाएं हैं, जीवन की जो दुखद घटनाएं हैं, वो बड़े ही गंभीरता से वहां व्यक्त होती हैं। आगे देखें तो निराला जी के बारे में, सरोज स्मृति को अब देखें आगे इसके बारे में, निराला जी के बारे में। तो इन्होंने मतवाला व समन्वय, मतवाला और समन्वय पत्रिकाओं का संपादन किया है। देखिए जो निराला जी हैं, इन्होंने मतवाला और समन्वय पत्रिकाओं का संपादन भी किया है, अर्थात ये पत्रकारिता से भी जुड़े रहे हैं। इन्हें मुक्त छंद का कवि, इन्होंने एक ऐसा छंद, मुक्त छंद स्थापित करने वाला कवि भी कहा जाता है कि भाई मुक्त छंद का प्रयोग किसने किया, निराला ने। क्यों? क्योंकि ये काव्य में तुक पर कोई विश्वास नहीं रखते थे। ये अपनी भावनाओं को, अपनी शब्दों को प्रकट करने के लिए पंक्तियों को तुक से जोड़ बांध कर रखना नहीं चाहते थे। इसलिए इन्होंने मुक्त छंद का एक मुक्त छंद के नाम से एक नया काव्य में एक नया एक आविष्कार किया। देखते हैं आगे कि इनकी जो भाषा है, देखते हैं निराला जी की जो भाषा है या छायावादी कवियों की जो भाषा है, प्राय उसमें खड़ी बोली का बड़ा ही शुद्ध रूप हमें देखने को मिलता है। खड़ी बोली के मानकता को यदि कहीं देखना है तो वह हमें छायावाद में स्पष्ट है, उसके दर्शन हो जाते हैं। साथ ही जो निराला जी की जो भाषा है विशेषकर वो संस्कृत निष्ठ हिंदी है, अर्थात तत्सम प्रधान हिंदी है, तत्सम प्रधान रही है। थोड़ी क्लिष्ट भी रही है, लेकिन भावनाओं के अनुसार, काव्य रचनाओं के अनुसार वह कहीं भी पाठक को कोई परेशानी उत्पन्न नहीं करती है। तो इस प्रकार से देखें तो आज हमने निराला जी के बारे में पढ़ा है कि जिनका जीवन इतने बड़े संघर्षों में रहा है, लगातार वे संघर्षरत रहे हैं, बहुत सारी उनकी जीवन की घटनाओं ने उन्हें तोड़ कर रख दिया, लेकिन फिर भी साहित्य के प्रति वो सजग रहे,
अपनी काव्य यात्रा को उन्होंने सुचारू रूप से जारी रखा। इतने संघर्षों को सहन करने के बाद भी वे अपने काव्य पथ पर डिगे नहीं। तो उनकी जो रचनाएं हैं उनके बारे में हम देखा, अनामिका थी, परिमल है, गीतिका है, और उनकी प्रगतिवादी रचनाओं में देखें तुलसीदास है और नए पत्ते आदि उनकी प्रगतिवादी रचनाएं थी। जो राम की शक्ति पूजा है वो कौन से काव्य संग्रह से है? अनामिका काव्य संग्रह में है। और राम की शक्ति पूजा में जो इन्होंने राम के संघर्ष का जब इन्होंने वर्णन करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां ये अपने जीवन के संघर्ष को भी वर्णित करने में सफल होते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम अगले कवि पंत जी के बारे में अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। आशा है आप इस कोरोना के समय सभी अपने घर पर होंगे, सुरक्षित रहें और मास्क का प्रयोग अवश्य करें। धन्यवाद।